रिको एक 5 साल का खुशमिजाज लड़का था जो कि अपने दीवान दोस्तों के साथ मज़ा करना पसंद करता था। पर लेकिन उसके स्कूल में उसके साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दादाजी पहले 10,000 डीमंस का सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे। उस दिन पहली बार उसने अकेलापन महसूस किया। उसे पता नहीं था कि अभी उसकी असली पावर एक्टिवेट नहीं हुई है और वो जल्दी ही 10,000 डीमंस का सुप्रीम लीडर बनने वाला है। सभी को लगता था कि रिको एक आम 5 साल का लड़का है, पर किसी को नहीं पता था उसकी असली पावर्स के बारे में। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि ज़िंदगी भर उसके पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसने देखा कि एक काला बालों वाली लड़की ने उसके पिता को एक टूटी-फूटी तलवार से घोंप दिया। उसने जब उस लड़की की तरफ देखा तब उस लड़की ने उसकी तरफ एक क्रीपी सा स्माइल दिया जो कि वो कभी भी नहीं भूल पाया। रेन ने मरने से पहले यामाबाकी के पेड़ की तरफ देखा जो कि फल नहीं देता पर हर 3 साल में खिलता है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया गया। रिको अभी नोराघराने का यंग मास्टर था और उसका मजाक करने का व्यवहार अभी भी नहीं किया था। वो अभी भी अपने अटेंडेंस के साथ प्रैंक्स करता था और वो बिल्कुल ही अपनी दादाजी पर गया था। उसका मेन शिकार वो थे अताबो और काबू जो कि उस घराने के टॉप असॉल्ट ऑफिसर्स थे, और एक छोटी लड़की ओवा जो कि इंसानी रूप में उसके साथ स्कूल जाया करती थी। लेकिन शरारती एक तरफ और उसके मन में एक सपना था कि वो अपनी जगह तीसरे वारिस के रूप में लेगा। एक दिन उसके अपने दादाजी से पूछा कि क्या मैं अब लीडर बन सकता हूँ डेमंस का। तो उसके दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, पहले तू एक असली योकाई जैसा बन जा, उसके बाद ही तू एक लीडर का पोजीशन ले सकता है। उसने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया कि वो एक असली योकाई बन के दिखाएगा उन्हें। स्कूल में जाके रिको ने अपने दादाजी की तारीफ की और बताया कि वो 10,000 योकाइयों का सुप्रीम कमांडर थे। पर उसे ये नहीं पता था कि तो उसके दादाजी की इमेज एक ऐसी पर्सन की है जो कि लोगों के घर में घुस के जो चाहे वो खा लेता है और लोगों को परेशान करता है। बच्चों ने ये कहानी एक फेरी टेल समझ के उसकी मजाक उड़ाई। बाद में उसके दादाजी उसे एक योकाई काउंसिल मीटिंग ले गए। वहाँ पे कई सारे शक्तिशाली योकाई थे। मीटिंग का पर्पस था तीसरे वारिस का चुनाव करना। लॉर्ड कागज ने अपना नाम सबमिट किया क्योंकि उसकी राक्षसी कार्यों का कोई तोड़ नहीं था। पिछले कई सालों में लापता होने वाले सभी बच्चों को उसने अंधकार में भेज दिया था। रिकू के लिए ये सब नया था और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मीटिंग में उसके दादाजी ने भी गागोस को प्रेज किया, पर गागोस सही नहीं था इस पोजीशन के लिए। नूरा क्लैन के 72 ग्रुप्स में 10,000 योकाई थे जो कि रिकू के आधे होने वाले थे। पर रिकू ये सब सुन के आउट ऑफ माइंड हो गया। उसे ये नहीं पता था कि योकाई इतने इविल होते हैं और उसने क्लियरली ये कह दिया कि वो ये लीडरशिप नहीं चाहता है। रिकू ने कहा कि उसे स्कूल में और भी ज़्यादा नफरत किया जाएगी और वो काउंसिल छोड़कर भाग गया। शाम होने के बाद भी जब रिकू घर वापस नहीं आया तब करासु तेंगु उसे ढूंढने गया और हवेली वापस ले आया। रिकू ने उससे पूछा क्या वो ह्यूमन है, पर करासु तेंगु ने कहा कि उसके माँ और नानी ह्यूमन थे पर उसके अंदर फोर्थ सुप्रीम लीडर का ब्लड है। ये सुनकर रिकू थोड़ा सा उदास हो गया। रात को न्यूज़ में दिखाया गया कि यूक्यू टाउन में एक लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल बस सुरंग में दब गई है और बस में यूक्यू के दोस्त भी थे। अभी तक रेस्क्यू मिशन भी शुरू नहीं हुआ था। रिकू ने डिसाइड किया कि वो खुद हेल्प करेगा, पर योकाइयो के रूल्स के हिसाब से ह्यूमन की मदद करना मना था। जब उसे रोका गया तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसके बाल सफ़ेद होने लगे, उसके आसपास सफ़ेद धुआं होने लगा, उसकी आवाज़ बदलने लगी, बाल लंबे होने लगी। योकाइया ने पहली बार देखा रिक्यू के असली रूप को। उसने कहा कि उसे पता है कि बिना डेमन बने कोई उसके बात नहीं मानेगा, पर अगर वो डेमन बन गया तो सभी उसके बात मानेंगे क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कमांडर का ब्लड बह रहा है जो कि उसे विरासत में मिली है। कागज और उसके आर्मी रेडी हो रहे थे बच्चों को मारने के लिए। बच्चों योकाइयों को देखकर डर गए। जब तक कागज बस के पास आया, रिकू ने घुसकर कागज पर स्वर्ण से वार किया। कागज को बिलीव ही नहीं हुआ कि वो एक बच्चे से पिट रहा है
और फिर अपने घाव की वजह से वो गिर पड़ा। रिकू ने ये डिक्लेयर किया कि वो तीसरा वारिस बनेगा और सभी योकाइयों को लीड करेगा। उसके बाद उसने सभी के सामने गागोस को मार डाला। इस इंसिडेंट को देखकर धर्मा, जो कि नूरा क्लैन के मंत्री और नूरारेन का सलाहकार था, वो समझ गया कि लॉर्ड ऑफ द नाइट का असली मीनिंग क्या होता है, कि ऐसा नहीं था जो कि ह्यूमंस और डेमंस दोनों में ही भाए जाए। स्कूल के बच्चों के लिए रिकू अब एक हीरो बन चुका था, लेकिन तुरंत ही वो बेहोश हो गया और उसका शरीर वापस ह्यूमन रूप में आ गया। 4 साल बाद काउंसिल ने सुप्रीम कमांडर से सवाल किया कि वो कितने दिनों तक सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। नूरा रैन ने कहा कि उनका पोता ही इकलौता सही वारिस है, पर काउंसिल इस बात को नहीं मान रहा था। उनका कहना था कि रिकू सिर्फ एक बार ही अपनी योकाई रूप में आया था, वो भी 4 साल पहले। एक बोर्ड मेंबर जो कि रिकू को सपोर्ट करते हुए कहता है कि रिकू रात का लॉर्ड है, जिस दिन वो अपने असली रूप में आएगा तभी उस पर असली डर छा जाएगा। एक दिन जेन रिकू से मिलने आया। जेन एक जहरीला परिंदा जैसा था। वो दवाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट था। वो रिकू का बचपन का दोस्त और साथ पढ़ने वाला भाई था, लेकिन कई टाइमों से वो परिवार से कोई कांटेक्ट में नहीं था। वो तीसरा कमांडर से मिलने आया था, जो कि ने उसे बताया कि रिकू अभी तक अपनी पोजीशन नहीं ले सका है और जब भी कोई उस टॉपिक को छेड़ता है तो वो चिढ़ जाता है। उस दिन जब रिकू घर से वापस आया तो जेन को देखकर बहुत खुश हो गया। जेन ने काउंसिल मीटिंग में ना आने के लिए उससे माफ़ी मांगी, पर रिकू ने हंस के कह दिया कि वो तो सिर्फ बूढ़े डेमंस का बेकार सा एक इवेंट है। जेन तो सीरियस हो गया था और बोला, ऐसे मत बोल, एक दिन तू ही सभी राक्षसों का स्वामी बनेगा। ये सुनकर रिकू ने सीधा सीधा मना कर दिया और उसने कहा कि एक इंसान का योकाइयों का लीडर बनना क्या अजीब नहीं लगेगा। और ये सुनकर तो जेन भड़क गया और कहा कि ऐसे ऐसे इंसान के लिए मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। गुस्सा और स्ट्रेस की वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। बाद में रिकू अपनी दादाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आपने जेन को क्यों बुलाया यहाँ पे? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको समझना चाहिए था। जेन का एनिमी हाउ, जो कि एक विशाल सांप था, इसे मौका समझकर उसके ऊपर अटैक करने लगा। सांप ने उससे कहा कि वो नूरा परिवार को छोड़ दे, क्योंकि वो परिवार जल्दी ही गिरने वाला है। अगर उसने नहीं किया तो वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। जेन ने उसे याद दिलाया कि जेनिक ग्रुप नूरा परिवार का कर्जदार है। उनके कमज़ोर शरीरों की वजह से किसी ने भी उनको अच्छे डेमंस की तरह कबूल नहीं किया। सिर्फ एक इंसान ही था जो कि उसे अपनाया और सुरक्षा दी, वो थे नूरा रेन। नूरा परिवार के पीछे बहुत ही बड़े बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर्स थे, जैसे कि धर्मा अलायंस और जेनिक ग्रुप। समुद्र और पहाड़ों से कई सारे डेमंस जापान में इकट्ठा हो गए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नूरा परिवार की थी। रिकू को जब पता चला कि जेन लापता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया, पर अब जेन को ये लग रहा था कि तीसरा कमांडर ही इस परिवार का ख़त्म होने का कारण बनेगा। उसने बिना वक्त गवाए ये चेतावनी दी कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ नूरा घराना ही नहीं, तुम्हारा अपना घर भी मिट जाएगा। जेन ने महसूस किया कि रिकू ने उसका ट्रस्ट को ब्रेक किया है, लेकिन सच ये बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो नूरा घराने में एक और ज़्यादा व्यक्ति की तरह जाता तो शायद रिकू एक अच्छा योकाई बन जाता और उसकी हालत बेहतर हो सकती थी। ये वो सोच रहा था कि तभी रिकू आया और अपनी योकाई रूप में आके उसने उस सांप के ऊपर एक ही तलवार की वार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उस रात उसने घोषणा की कि वो नूरा घराने का तीसरा वारिस बनेगा। कुरासू ने कहा कि अगले ही दिन जब रिकू वापस अपने इंसानी रूप में आएगा तो वो शायद सब कुछ ही भूल जाएगा। अगले दिन उसे रात का कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद जनरल मीटिंग में, जिसमें रिकू भी मौजूद था, नूरिन ने अनाउंस किया कि ये मीटिंग फैमिली को मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। उसने नूरा रिकू को तीसरे वारिस के रूप में डिक्लेयर किया। ये सब अचानक था क्योंकि अब तक वो चिल मूड में था, लेकिन अब रिकू तैयार है ये पोजीशन लेने के लिए। उसने सबको शुभ दिन पर जनरल मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने माफ़ी मांगी कि वो इतनी ऊंची पोजीशन से बात कर रहा है, लेकिन नूरा रिकू ने तीसरे कमांडर का पद स्वीकार कर लिया। हाई, जो कि एक बोर्ड मेंबर था, उसने नूरा रिकू को एक इंसिडेंट के बारे में बताया जो कि मॉन्स्टर कैट टेरिटरी में हुआ था। हाई ने सोचा कि ये बस एक नकली गैंग का
कोई कारनामा होगा जो कि कुस्को ग्रुप का नकल कर रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और उसने कहा कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा। लेकिन फिर क्लैन को पता चला कि हाई और नाउ और उसके मेंबर का शव जंगल में मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा झटका देने वाली बात थी, क्योंकि हाई काफ़ी पावरफुल माना जाता था। स्कूल में रिको ने कुरासू तेंगो को घबराए हुए आते देखा। थोड़ी देर बाद ही उसे पता चला कि उसके दादाजी मिसिंग है, लेकिन ये नूरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात थी। मगर हाई के हादसे के बाद से सभी को टेंशन होने लगी। रिको ने कहा कि वो इस बात को जज करेगा। जब वो भागते हुए वापस आ रहा था, तभी उसके टक्कर एक ऐसे लड़के से हो जाता है जिसे देखकर लगता है कि वो इसी का ही इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं कैसे, पर उसको रिको के बारे में सभी कुछ पता था। उसने रिको से कहा कि हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, जवान और टैलेंट से भरे हुए, पर अभी तुम्हारे पास सब कुछ है शुरू से, पर एक दिन होगा जब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। दूसरी तरफ काना, जो कि रिको की इंसानी दोस्त थी, उसे एक स्टूडेंट इनुगामी परेशान कर रहा था, जिसका जीभ बिल्कुल ही कुत्ते जैसा लंबा था। जब वो और ज़्यादा कुछ करने वाला था, तब वो स्टूडेंट ने उसे बुला लिया। जैसे ही वो दोनों चले गए, 7 पिलग्रिम्स उन्हें घेर लिया। ये लोग शिकोकू 88 डेमन लीडर्स थे, जो बहुत ही मशहूर 88 पवित्र जगह से जुड़े हुए थे। मेंशन के मीटिंग रूम में सभी एक नए थ्रेड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रिको को समझ आ गया कि वो ऐसे ही लोग हैं जो उन्हें कुछ दिन पहले दिखे थे। क्या ये लोग ही और दूसरे मेंबर्स की मौत के बारे में जिम्मेदार हैं? ये अभी क्लियर नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब तक इंसान लोगों को नहीं पता था डेमन्स के बारे में। लेकिन अगर ये गुंडे ग्रुप ऐसे ही तोड़फोड़ करते रहे, तो ये बात जल्दी ही सामने आ सकती है। सबने रिको से पूछा कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो 7 पिलग्रिम्स के साथ थे, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था और अपने प्लान के बारे में बात कर रहा था कि अब वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पे उनके सपने हकीकत बन सकते हैं। नया हाथ और मुझी के साथ फाइट के बाद एक मौका था नूरा फैमिली पर वार करने का। परिवार में अभी कुछ शक्तिशाली फाइटर्स होने की अफवाह थी। तिकागामी का डर था, इसलिए लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। तिकागामी नूरा परिवार के लिए एक मजबूत सहरा बन चुका था। उन्होंने ठीक किया कि तिकागामी को मार के वो अपना नया शुरुआत करेंगे। उन्होंने टाउन पे हुलचुल मचाया और उसने अपने एनिमीज का ध्यान खींचने का प्लान बनाया। इनू, जो एक पक्षी जैसा दिखता था और जिसका फियर टाइप फायर था, शहर में आया था कि इंसानों को अपनी खौफ दिखाए। उसने पार्क में आग उगा ली, जिसमें तबाही मचाई और इंसानों में डर फैलाया। यूडा काई, जो कि शिकागा में एक्सपर्ट था, आग को कंट्रोल कर सकता था, वो इनू का सामना करने आया। लेकिन सरासू, जो कि नूरा परिवार के 3 कौवे थे, टाइम पर आ गए, जिस वजह से इनू भाग गया। बाद में काना ने रिको को सिचुएशन के बारे में बताया और उसने कहा कि उसे डेमन्स के और उनके एग्जिस्टेंस पर ट्रस्ट है। उस लीडर ने 7 मेंबर्स की तारीफ की जो कि तबाही मचा रहे थे। अब उनका अगला गोल दुश्मन के मेंशन था। इस बार इनुगामी एक खास कमरे की तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार होने वाला था। कुछ मेंबर्स प्लान डिस्कस कर रहे थे जब हाई का बेटा सवे गुस्सा हो गया। उसका कहना था कि वे कुछ नहीं कर रहे, जबकि उन्हें उनके पिता की डेथ का बदला लेना चाहिए। रिको वहाँ प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हित्सुन ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि उसे ही बेटा होने का सबूत देना चाहिए। जब रिको आया तो उसने सभी से माफ़ी मांगी उन्हें इंतज़ार कराने के लिए। इसलिए तुमने उससे कहा कि वो लोग ही जल्दी आए हैं क्योंकि ये परिवार के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैटर था। रिको ने सभी को सख्ती से कहा कि कोई भी अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ेगा और बिना सोच विचार के आगे बढ़ना माफ़ नहीं किया जाएगा। चाहे जो भी हो, नूरा परिवार के साथ मिलकर ही दुश्मनों का सामना किया जाएगा। उसने सवे को भी बदला लेने से रोका। सवे उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन रिको ने जोर दिया कि ये क्रिटिकल टाइम है और उन्हें अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि दुश्मन भी यही चाहता है। रिको भी बदला लेना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि सही समय आने पर ही बदला लेना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, क्या रिको इविल्स के साथ जीत पाएगा, ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।